और जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे। और आज का जो क्लास है, सेशन है, वो बाल गोविंद भगत पर है। ठीक है, और बाल गोविंद भगत का है जो ये झारखंड पुलिस बहाली होने वाला है। ठीक है, परीक्षा भर्ती होने वाला है, उसी का सिलेबस पढ़ना है हिंदी। ठीक है, क्षितिज भाग 2। ठीक है, जिसका हम लोग काव्य खंड पूरा पढ़ चुके हैं। ये गद्य खंड चल रहा है। गद्य खंड में का ये दूसरा चैप्टर है और क्षितिज भाग का ये 11वां चैप्टर है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत जिनके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो लेखक परिचय है वो मैंने पिछला वीडियो में बता दिया है। ठीक है, पढ़ा दिया है। ठीक है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे आज का क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, चलिए बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक ऐसा देखिए, प्रस्तुत पाठ एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भगत के रूप में एक ऐसे अनूठे चरित्र की चर्चा की है जो अपने आप में मनुष्यता, लोक जीवन और सामूहिक चेतना का प्रतीक पुरुष है। एक वाक्य में कहे तो मानवतावादी और लोकरागी व्यक्तित्व है। बाल गोविंद भगत भारत की जीवंत गवई संस्कृति का नायक और उसका समर्थन करने वाला जमीन से जुड़ा चरित्र है। कबीर के संतत्व में आस्था रखने वाला यह व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि कबीर के संतत्व में ये आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं जिसने कबीरी ठाठ में अपना जीवन है, यानी ठीक है, कबीर के ठाठ में अपना जिंदगी जिया है। चलिए आगे कहानी देखते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत जो है मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक है, मंझोले का है मतलब न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। ठीक है, वो बीच वाला जो होता है हाइट। ठीक है, वो ठीक है। तो बाल गोविंद भगत जो है मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होगा। ठीक है, यानी कि उनका उम्र जो है 60 साल से ऊपर का ही होगा। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की किसी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर ओढ़े रहते थे। ठीक है, और जब ठंड आती थी तो एक काली कंबल जो है वो ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता था। ठीक है, जैसे कोई शादी ब्याह या कोई औरत लोग अपना त्यौहार करती है तो वो देखते नहीं, जैसे नाक के नीचे से शुरू करके एकदम पूरा मांग तक सिंदूर लगाती है, वैसे ही वो अपना मस्तक में चंदन लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। ठीक है, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरा यानी कि खरे उतरने वाले। ठीक है, कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। ठीक है, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। ठीक है, यानी किसी की चीज़ को भी नहीं छूते थे और बिना पूछे अपने काम में उसका उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। ठीक है, कभी वह दूसरे के खेत में शौच तक भी नहीं करते थे। ठीक है, यानी कभी भी वह जो है दूसरे के खेत में शौचालय के लिए भी नहीं जाते थे। ठीक है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। ठीक है, उनकी सब चीज़ जो है वो साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते
जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे। ठीक है, यानी उनके घर से जो है 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ था, उसके यहाँ जो भी अनाज पैदा होता था बाल गोविंद भगत के यहाँ, वहाँ पर ले जाते और उनको वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप लौटाते, यानी वहाँ से मिलता, वो उसी से वो अपना वो ज़िंदगी गुजरते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। ठीक है, चलिए देखिए, जो हम लोग पूरा पैराग्राफ पढ़े हैं उसका एक छोटा सा निचोड़ दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि उसका व्याख्या किया हुआ है। बोल रहे हैं कि प्रस्तुत अंश में बेनीपुरी जी, ठीक है, यानी कि रामबृज बेनीपुरी जी जो बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। ठीक है, तो वो लेखक बोल रहे हैं कि प्रस्तुत अंश में बेनीपुरी जी ने उस व्यक्ति का जिक्र किया है जिसका नाम बाल गोविंद भगत था। उनकी कद काठी और शारीरिक बनावट का जिक्र करते हुए लेखक ने बाल गोविंद भगत के पहनावे आदि की चर्चा की है। वे बिल्कुल कबीरी वेशभूषा में रहा करते थे, माथे पर चमकदार चंदन धारण करते थे। बाल गोविंद कबीर को अपना साहब मानते थे। गृहस्थ थे, इस कारण सादगी, सरलता और निष्कपटता तथा संतोष के गुणों से संपन्न थे। प्रायः कबीर के पदों का सुंदर गायन भी किया करते थे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग पैराग्राफ को। देखिए, आषाढ़ की रिमझिम बारिश हो रही है। ठीक है, आषाढ़ यानी कि अखाड़। ठीक है, आषाढ़ की रिमझिम बारिश हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। ठीक है, समूचा गांव जो है खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। ठीक है, यानी औरतें कलेवा मतलब दोपहर का जो खाना है वो लेकर औरतें जो है खेत के आरी पर यानी मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान का पौधा को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठते हैं, गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियों एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। ठीक है, देखिए, जब बाल गोविंद भगत खेत में रोपनी करते हैं तो वो गीत गा कर रोपनी करते हैं और उनका गीत का प्रभाव इतना पड़ता है कि खेत में काम करने वाले सभी आदमियों का जो है काम करने की फुर्ती बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्टर, दादुरे मतलब मेढक की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कि जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो मेढक की टर्टरा जो है उनका आवाज़ फीका पड़ जाता था और बाल गोविंद भगत का जो आवाज़ है वो सुनाई पड़ता था। देखिए, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। तो एक ये खंजड़ी जो है एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, इस तरह का होता है और ऊपर से इसे गोल बनाया हुआ रहता है। ठीक है, लोग ऐसे बजाता है। चलिए आगे देखते हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे।
हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उड़ती है, चूक उड़ती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका दे। अरे जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जो है, गीत जो है जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंड पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक जी बोल रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन एक माँ की उस दाता कीट वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। ठीक है, अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे नहीं थे। ठीक है, आसमान के तारे यानी कि बढ़िया से सुबह हुआ नहीं था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। ठीक है, यानी पूरब से सूर्य निकलने वाला ही था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। ठीक है, खेत बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगता था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। ठीक है, यानी वो गाते गाते और खंजरी को बजाते बजाते मतलब बैठे रहते थे, सो खड़ा होने के मोड़ में आ जाते थे। ठीक है, उनका कमली जो है, उनका कंबल जो है वो शरीर से भी नीचे सरक जाता था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारों की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। ठीक है, यानी कि लेखक जो है वो ठंड से काँप रहे थे, किंतु बाल गोविंद भगत जो है ठंड का एहसास नहीं हो रहा था उनको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये पैराग्राफ का जो निचोड़ है वो देखिए, व्याख्या उसका देखिए। लेखक बताता है कि आषाढ़ के बरसाती महीने में जब गांव में धान की रोपाई होने लगती, बाल गोविंद भगत अपने खेत में गीत गाते, धान की रोपाई करते। उनके सुमधुर स्वर्गीय लोक संगीत और गायन की चर्चा करता हुआ वह बताता है कि जब वे गीत गाते हुए अपने काम में लगे रहते तो उन्हें सुनकर औरतें, बच्चे, हलवाहे सभी झूम उठते हैं और सब और एक अजीब रागमय कर्ममय वातावरण बन जाता था। लेखक इसी क्रम में भगत के गीत को जादू की संज्ञा देता है। ठीक है, जादू की संज्ञा देता है। आदों की अंधेरी आधी रात में उनका गाना बिजली की तरह लोगों के दिल में चमक उठता था। लेखक कहता है कि कबीर की तरह जब सारा संसार सो रहा होता था, बाल गोविंद और उनका संगीत जाग रहे होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि आषाढ़ के बुआई रोपाई में गीतों से लेकर फागुन की सुबह की प्रभातियों तक बाल गोविंद भगत की नस नस में लोक राग और लोक गीत समाया था। ठीक है, गर्मियों में उनकी संझा, ठीक है, यानी शाम को लोग जो घर में संझा अगरबत्ती या फिर दिया लगा के जो लगाते हैं उसी को संझा कहा जाता है। ठीक है, गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। ठीक है, जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। ठीक है, यानी गांव में जो उनको चाहने वाले थे वो भी जुड़ जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। ठीक है, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती। ठीक है, पहले आने की पहले बाल गोविंद भगत गाते थे, उसके पीछे उसके जो प्रेमी थे वो उसको दोहराते थे, तिराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने
लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, ठीक है। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजर लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथी सबके तन और मन निश्चिल हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत में ओतप्रोत हो जाता था, ठीक है। यानी कि बाल गोविंद भगत जो है गीत संगीत गाते गाते इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि वो उठ के अपने आंगन में नाचने लगते थे, झूमने लगते थे, ठीक है। उनका पूरा आंगन जो है नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। चलिए आगे देखते हैं इसका, देखिए संक्षेप में, ठीक है, व्याख्या। गर्मियों के दिनों में बाल गोविंद भगत संझा लगाते थे, ठीक है, संझा का गीत गाते थे, ठीक है। जब शाम को संझा लगाया जाता है तो वो संझा गीत गाते थे। उनके अपने घर के आंगन में उनका साथ गांव के गीत संगीत प्रेमियों की झाल ढोलक वाली मंडली थी, ठीक है। मंडली देखिए, जब लोग भजन गायन जब एक साथ बैठकर गाता है ना तो उसी को मंडली कहा जाता है, उसके ग्रुप को मंडली कहा जाता है, ठीक है। आगे आगे भगत का गीत और पीछे पीछे मंडली का दोहराव वाला स्वर, श्रोता झूम उठते गाते गाते। जब बाल गोविंद भगत नाच उठते तो उस समय सारे लोग और समूचा आंगन नृत्य और संगीत में हो उठते, ठीक है, संगीतमय हो उठते। बहुत ही रोचक है, ठीक है, बाल गोविंद भगत का जिंदगी जीने का कहानी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, ठीक है। इकलौता बेटा था वह, ठीक है, कुछ सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। सुस्त था और कुछ बोधा मतलब कम बुद्धि वाला, ठीक है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत जो है उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, ठीक है। देखिए सोच बाल गोविंद भगत का, ठीक है, यानी जो कम बुद्धि वाले हैं, अपाहिज हैं, ठीक है, उन लोगों पर जो है ज़्यादा निगरानी रखना चाहिए, ज़्यादा मोहब्बत प्यार करना चाहिए, ठीक है। ये बाल गोविंद भगत का सोच था और अपने बेटे के प्रति वो वैसा करते थे, ठीक है। बड़ी साध से उसकी शादी हुई थी, ठीक है, यानी बड़ी मुश्किल से उसकी शादी कराई थी। वधू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना, लेखक जी बोलते हैं कि हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है, ठीक है, हमारा बेटा को अपने आंगन में रख दिया है और एक सफ़ेद कपड़ा से ढक दिया है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे, ठीक है, यानी जो लाश रखा था उस पर बिछा दिया था। फूल और तुलसी दल भी सिराने एक चिराग जला रखा था, ठीक है, यानी सिर की तरफ एक चिराग जो है दीपक वो भी जला के रखा था और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। सोचिए कि किसी के घर में जब कोई आदमी मरता है तो लोग रोते हैं, पर बाल गोविंद भगत क्या है, गीत गा रहे थे, ठीक है। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता या पागल तो नहीं हो गए हैं। लेखक जी बोलते हैं कि मैं कभी कभी सोचता या पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, ठीक है। चलिए, बहुत ही रोचक है बाल गोविंद भगत का जो ज़िंदगी जीने का स्टाइल है वो बहुत ही रोचक है। देखिए इस पैराग्राफ का जो है निचोड़ दिया हुआ है, इसका व्याख्या देखिए संक्षेप में।
लेखक बताता है कि जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हुई तब सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों को दरकिनार करता उनका कबीर व्यक्तित्व सामने आया। ठीक है, वे बेटे के शव के पास बैठकर गाते रहे। ठीक है, लेखक के अनुसार यह उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था। वे अपने पतहू को मृत्यु पर शोक मनाने और रोने की जगह उत्सव मनाने को कह रहे थे। वास्तव में मृत्यु मानव जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम महोत्सव है। ठीक है, भगत के शब्दों में मृत्यु के पश्चात आत्मा का परमात्मा से मिलन और चिर वीरहिनी का प्रेमी से मिलन हुआ। भगत ने कबीर को साक्षात जीवन में उतार कर रख दिया। लेखक के अनुसार भगत का यह चरम विश्वास था जो सदैव मृत्यु पर विजयी होता आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया। ठीक है, बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया। पतहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतहू के भाई को बुलाकर, ठीक है, पतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैधव के दिन गुजार देगी। लेकिन भगत जी का कहना था नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है इसकी। इधर पतहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। ठीक है, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। ठीक है, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, चलिए देखिए इस पैराग्राफ का निचोड़ संक्षेप। बेनीपुरी जी आगे लिखते हैं, ठीक है, यानी लेखक जी आगे लिखते हैं कि अपने मरे हुए बेटे की क्रियाक्रम में भी कोई तुल नहीं किया। भगत ने पतहू के ही हाथों से मुखाग्नि दिलाई। श्राद्ध पूरा होते ही पतहू को अपने घर जाने और उसके भाई से उसका दूसरा विवाह कर देने को कहा। हालांकि पतहू उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद का तर्क कितना व्यवहारिक था। यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है इसकी। और कैसी अपरितम निर्णय शक्ति। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। चलिए आगे देखिए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। ठीक है, यानी कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु जो हुआ उन्हीं के अनुरूप हुआ, जैसा बाल गोविंद भगत चाहते थे। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। ठीक है, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। ठीक है, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, वह गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौटकर ही खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती। वह अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस पर लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन जीने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। ठीक है, चलिए देखिए पैराग्राफ का संक्षेप निचोड़। पाठ के इस अंतिम अवतरण में
लेखक ने बाल गोविंद भगत के जीवन की विदा बेला, ठीक है, यानी मृत्यु के क्षणों की चर्चा की है। भगत प्रतिवर्ष पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाने के अभ्यासी थे। उनकी टेक वही पुरानी, साधु को संबल का हक नहीं, गृहस्थ भिक्षा क्यों मांगे, इच्छा केवल अधिक से अधिक लोक दर्शन व संत समागम की। लौटे तो तबीयत गड़बड़ थी, लेकिन दैनिक क्रियाकलापों में लगे रहे। संध्या के गीत गाकर सोए तो सोए ही रह गए। भोर में कतन भोजी था जीवन जीने वाले भगत के प्राण पखेरू उड़कर अपने परम प्रेमी परमात्मा का संसर्ग प्राप्त कर चुके थे, ठीक है, यानी परमात्मा से जाके मिल चुके थे। तो चलिए, बहुत ही रोचक ये रेखाचित्र कहानी था, ठीक है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा और मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव वीडियो, ठीक है, कल इसके अगले दिन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे बनाकर, ठीक है। बाल गोविंद भगत से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ठीक है, जितने एग्जाम में पूछने लायक हैं संभवतः, ठीक है, उसको मैं बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज का वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।